होली का त्योहार बस आने ही वाला था। तरुण और उसकी पत्नी की ये शादी के बाद पहली ही होली थी, इसीलिए सारी तैयारियां जोरों शोरों पर थी। जहां तरुण अपनी पत्नी कविता के साथ होली खेलने को बेचैन था, तो वहीं उसकी पत्नी कविता भी तरुण को रंग लगाने के लिए बेताब थी। एक दिन कविता तरुण के पास आती है और उससे कहती है, सुनो तरुण, आज हमारी पहली होली होगी। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस होली में कोई भी कमी रह जाए, इसलिए मैंने मेहमानों की लिस्ट भी तैयार कर ली है और होली का सामान, कलर, कपड़े, मिठाई, सभी चीजों की लिस्ट बनाकर तुम्हें दे रही हूँ। इनमें से कोई भी चीज तुम मत भूलना। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कमी रह जाए। हम इस होली के रंगों को अपने जीवन में उतार कर ही रहेंगे। वो तो ठीक है कविता, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें रंगों से डर तो नहीं लगता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? इसीलिए मेरी जान, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें बहुत सारे रंग लगाने वाला हूँ। तरुण की बात सुनकर कविता अब शर्मा जाती है। थोड़ी देर के बाद कविता की सास वहाँ आई और कविता से बोली, अरे बहू, तुझे पता है ये कांताबाई का फोन आया था। अच्छा माँ जी, क्या कह रही थी वो? बहू, उसकी अचानक से तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, इसीलिए वो काम छोड़ रही है और हमें कोई नई काम वाली देखनी पड़ेगी। वैसे तो मैंने मोहल्ले में एक दो काम वालियों से बात करके उन्हें बुलाया है, वो आती ही होंगी। तू उनसे बात कर लेना कि तुझे कौन सी वाली जच रही है। ठीक है माँ जी, मैं बात कर लूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। थोड़ी देर के बाद डोर बेल बजी। कविता ने दरवाजा खोला तो एक काम वाली दरवाजे पर खड़ी थी। कविता ने उसे अंदर बुलाया और सारा काम प्यार से समझा दिया। तभी वहाँ पर तरुण भी आ गया। उसने अब जैसे ही काम वाली को देखा तो उसके मन में हलचल होने लगी और वो सोचने लगा, ये काम वाली है, इतनी सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, काम वाली भी भला इतनी सुंदर होती है? तरुण काफी देर तक उसे एक टक निहारता रहा और फिर वहाँ से चला गया। शीलाबाई भी काम में लग गई। शीलाबाई और कविता किचन में काम कर रहे थे। तभी तरुण वहाँ आया और बोला, अरे कविता, जरा मुझे एक कप कॉफी बना देना, सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। तरुण, मैं तो सब्जी काट रही हूँ, शीलाबाई तुम्हारे लिए अभी कॉफी बना देगी। शीलाबाई, कॉफी बनाकर जरा तरुण जी को दे दो। तरुण अपने कमरे में चला गया। शीलाबाई ने कॉफी बनाई और लेकर तरुण के कमरे में पहुंची और जैसे ही उसने तरुण को कॉफी दी, तरुण बोला, अच्छा सुनो, एक गिलास पानी भी ला दो। जी साहिब, अभी लाती हूँ। शीलाबाई पानी लेने गई तो तरुण उसे पीछे से एक टक निहार रहा था। फिर शीलाबाई ने तरुण को पानी दे दिया। तरुण उसे घूरता ही रहा जब तक कि वो कमरे से चली नहीं गई। अब तो ये रोज का हो गया था। तरुण शीलाबाई को अक्सर आते जाते निहारा करता था और ये बात शीलाबाई भी समझ गई थी। वो अब उसके सामने जानबूझकर सज धज कर आने लगी। शीलाबाई तरुण को चाय देने कमरे में आई तो उसे देखकर बोली, साहिब, आप ये नीली शर्ट पहन लो, इस पे आप बहुत अच्छी लगती हो, बिल्कुल हीरो माफिक। अच्छा, क्या सच कह रही हो? वैसे तुम भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। क्या साहिब, आप भी, आपके आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसा कहकर शीलाबाई शर्माते हुए वहाँ से चली गई। अब शीलाबाई भी किसी न किसी बहाने तरुण से बात करती रहती और तरुण भी शीलाबाई से बात करने के अक्सर बहाने ढूंढा करता। जल्दी ही फिर से होली का दिन आ गया। सभी लोग काम में लगे हुए थे। तभी कविता के पापा ने उसे फोन करा और कहने लगे, हेलो कविता बेटा, कैसी हो तुम? हाँ पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं और माँ कैसी है? मैं तो ठीक हूँ बेटा। मैं तुम्हें यही बताने के लिए फोन किया था कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो बार बार तुम्हें याद कर रही है। अगर हो सके तो कुछ घंटों के लिए उनसे मिलने आ जाओ। हाँ पापा, मैं अभी आती हूँ। कविता ने फोन रखा और सारी बातें तरुण को बताई और फिर बोली, देखो तरुण, मैंने ज्यादातर काम कर दिया है, बचा हुआ काम शीलाबाई संभाल लेगी। मेरी मम्मी के घर जाना बहुत जरूरी है, मैं रात तक वापस आ जाऊंगी, ठीक है? तरुण तो जैसे चाह रहा था उसे वैसे ही सब कुछ मिलने लगा था। कविता चली गई। कविता के जाने के कुछ देर बाद तरुण किचन में गया और शीलाबाई को देखकर मन ही मन सोचने लगा,
शीलाबाई तो आज गुलाबी साड़ी में बहुत ही सुंदर लग रही है। ये काम वाली तो मेरी पत्नी से भी ज्यादा सुंदर है। फिर तरुण शीलाबाई से बोला। अरे शीला, सारा काम हो गया या कुछ बाकी है? तुम कहो तो मैं मदद कर दूं। नहीं नहीं साहिब, सारा काम हो गया है, बस भांग वाली ठंडाई बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, ठंडाई बनाकर मेरे पास भी ले आना। ऐसा कहकर तरुण कुछ सोचकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर के बाद शीला भांग वाली ठंडाई बनाकर तरुण के लिए ले आई और उसे देते हुए बोली, लीजिए साहिब, आपकी भांग वाली ठंडाई। शीला, क्या तुम नहीं पीती भांग वाली ठंडाई? हाँ साहिब, पीती हूँ, काम खत्म करने के बाद पीऊंगी मैं। ऐसा कहकर शीलाबाई वहाँ से चली गई। तरुण ने भांग वाली ठंडाई पी ली। देखते ही देखते अब शाम हो गई थी। भांग वाली ठंडाई पीने के बाद सारे मेहमान चले गए। शीलाबाई तरुण के कमरे की सफाई कर रही थी। तभी तरुण हाथों में कुछ रंग लेकर आया और शीलाबाई को पीछे से रंग लगाते हुए बोला, शीला, तुमने तो होली खेली ही नहीं। हाँ साहिब, मेरे साथ कौन होली खेलेगा? मेरा पति पियक्कड़ था तो मैंने उसे छोड़ दिया और कोई है ही नहीं मेरे साथ होली खेलने वाला। अरे ऐसा क्यों कह रही हो, मैं तो हूँ ना। ये देखो, तुम्हारे लिए कितने सारे रंग लेकर आया हूँ मैं। ऐसा कहकर तरुण शीलाबाई को जमकर रंग लगाने लगा। शीलाबाई भी तरुण को रंग लगाने लगी। फिर तरुण शीलाबाई को देखकर बहकने लगा और भांग के नशे में शीलाबाई बोली, साहिब, मैं भांग वाली ठंडाई लेकर आती हूँ, हम दोनों फिर से साथ बैठकर पीते हैं। तरुण ने हाँ कर दी। शीलाबाई ठंडाई ले आई और मन ही मन सोचने लगी, सुंदर होने के भी बड़े फायदे हैं। साहब को बेवकूफ बनाकर उन्हें ढेर सारी भांग पिला दूंगी और फिर उनकी सोने की चैन अंगूठी लेकर चुपचाप भाग जाऊंगी। इतने समय से साहिब को रिझा रही हूँ, कुछ तो फायदा उठाऊं साहिब का। साहिब को क्या ही पता कि उनकी चैन और अंगूठी पर मेरी नियत कब से खराब है। आज तो मैं अपने इरादे में पक्का कामयाब हो जाऊंगी। अच्छा हुआ मैम साहिब भी यहाँ पर नहीं है, वरना तो बड़ा मुश्किल हो जाता। अब जल्दी से जाकर साहब को ढेर सारी भांग पिला देती हूँ, हाँ नहीं तो। फिर शीलाबाई अब ठंडाई लेकर तरुण के कमरे में आई। दोनों साथ बैठकर पीने लगे ठंडाई। ठंडाई पीने के बाद दोनों फिर से एक दूसरे को रंग लगाने लगे। तभी अचानक वहाँ पर कविता आ पहुंची और उसने सब कुछ देख लिया। कपड़े इधर उधर फैले हुए थे और दोनों ही एक दूसरे से लिपटकर बिस्तर पर पड़े हुए थे। कविता ये देखकर बौखलाते हुए बोली, ये सब क्या है तरुण? मेरे पीछे ये सब कुछ हो रहा है। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे भरोसे का ऐसे खून किया। नहीं नहीं कविता, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो शीला को सिर्फ रंग लगा रहा था। बकवास बंद करो तरुण। तुम्हारे रंगों के खेल के साथ साथ तुम्हारी घिनौनी हरकतें देख चुकी हूँ मैं। अब छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरी होली तुम्हारे साथ आखिरी होली होने वाली है। मैं हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं एक बेवफा आदमी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। कविता सुनो तो सही, रुको, मेरी बात तो सुनो। तरुण कविता को आवाज देता रहा, लेकिन कविता वहाँ से चले गई। अब तरुण को भांग का नशा बहुत चढ़ गया था। वो चक्कर खाकर फिर से बिस्तर पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। फिर शीलाबाई तरुण के गले की सोने की चैन और हाथों की सोने की अंगूठी उतारते हुए बोली, कब से इस मौके का इंतजार कर रही थी मैं। जल्दी जल्दी सारा सामान समेट के इस मोहल्ले के शहर से भाग जाती हूँ। वैसे भी मैम साहब तो अब यहाँ आएंगे नहीं और साहिब को क्या पता कि ये हादसा मैंने किया है। और फिर शीलाबाई ने चैन और अंगूठी उतारने के बाद कमरे से कुछ और कीमती चीजें समेटी और खिड़की से कूदकर वहाँ से भाग गई। थोड़ी देर बाद तरुण की माँ कमरे में आई और तरुण को जगाते हुए बोली, बेटा तरुण उठ, अरे उठ बेटा तरुण। तरुण जागते हुए बोला, माँ, कविता कहाँ है और शीलाबाई वो कहाँ गई? बेटा सब तेरी ही गलती है। इतनी अच्छी पत्नी होने के बाद भी तूने नौकरानी पर नजर रखी। वो नौकरानी तो बहुत ही चालाक निकली। उसने बड़ी ही चालाकी से तुझे ढेर सारी भांग पिलाई होगी और तेरी अंगूठी और चैन, कमरे से कुछ कीमती सामान भी लेकर भाग गई वो। तरुण अब अपना सर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद तरुण अपनी माँ से बोला, माँ, तुम सच कह रही हो, मेरी ही गलती है। मैंने थोड़े से मन के लालच में अपना घर बर्बाद कर दिया। दोस्तों, इस तरह तरुण ने अपनी बसी बसाई जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया, वो भी कुछ पल के आकर्षण के लिए। इस तरह मनाई
एक मालिक ने अपनी नौकरानी के साथ होली। आप इस बार होली किसके साथ खेलने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही अनोखी चटपटी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें।